हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर अलका गोयल आज आपके लिए लेकर आई हूँ भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं, कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियाँ हैं। स्टूडेंट्स, हम इसके जितने भी अध्याय हैं उनके सबका उनके अंदर जो अनुच्छेद हैं उनमें उन अनुच्छेदों में क्या क्या दिया गया है, प्लस कितनी अनुसूचियां हैं, पहले कितनी अनुसूचियां थी, बाद में कितनी जुड़ गई और किस अनुसूची में क्या दिया गया है, ये सब हम विस्तार से आज अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान का जो परिचय है वो मैं आपको एक बार शॉर्ट में बताती हूँ। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं और वर्तमान में वैसे तो ये देखिए अभी कुछ विद्वान इसको 25 भागों में विभाजित मानते हैं, लेकिन जब संविधान लागू हुआ था तो इसके 22 भाग ही थे और हम इसको 22 भागों में ही पढ़ेंगे आज। स्टूडेंट, जो मूल संविधान था उस समय 8 अनुसूचियां थी, 4 अनुसूचियां इसमें बाद में जुड़ी हैं और कौन कौन सी अनुसूची जुड़ी है इसका अध्ययन मैं आपको बाद में कराऊंगी। जब आप अपन अनुसूचियां पढ़ेंगे तब इसका अध्ययन करवाएंगे। इसके अलावा जो भारत की संविधान की प्रस्तावना है उसमें हमारे इस आदर्श उद्देश्य और बुनियादी सिद्धांत भी शामिल हैं। संविधान की मुख्य विशेषताएं इन उद्देश्यों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विकसित हुई हैं। यानी जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, जो कुछ उसमें लिखा गया है उससे हमारी जो विशेषताएं हैं वो भी प्रभावित हुई हैं। हमारे संविधान ने देश की आवश्यकता के अनुसार अन्य देशों की विशेषताओं को भी अपनाया है। स्टूडेंट, इसका एक वीडियो मैं आपको ऑलरेडी बना चुकी हूँ जिसमें कि हमारे संविधान पर अन्य संविधानों का क्या क्या प्रभाव है, कौन कौन सी विशेषताएं हमने कहाँ से ली हैं, ये सब उसमें मैंने विस्तार से बताया है। और बहुत सारी विशेषताएं हमारे संविधान की ऐसी हैं जो कि अन्य देशों से इसे अलग करती हैं। अब स्टूडेंट, हम जानेंगे कि किस भाग में कौन से विषय हैं और कौन कौन से अनुच्छेद उसमें दिए गए हैं। स्टूडेंट, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के वीडियो आपके लिए लगातार लेकर आ रही हूं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। आप प्रत्येक वीडियो को पूरा देखें और जो भी आपकी क्वेरीज हो, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जिससे कि मैं इसमें और सुधार कर सकूं, आपको और भी ज़्यादा इसको यूजफुल बना सकूं। पूरा वीडियो आप देखें और मेरा चैनल जो है पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स उसको सब्सक्राइब करें। मैंने और भी बहुत सारे विषयों पर जो वीडियो बनाए हुए हैं पॉलिटिकल साइंस के वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए हम आज का शुरू करते हैं। ये सबसे पहले भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी दी गई है और यानी हमारे संघ में क्या है और उसका जो बाकी का क्षेत्र है वो क्या है, उसके राज्यों के विषय में जानकारी दी गई है और ये है अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 में। हम इनको अलग से भी पढ़ेंगे बाद में, क्योंकि अभी मैं नहीं बता सकती, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दूसरा भाग जो है वो नागरिकता है। अनुच्छेद 5 से 11 में ये दी हुई है, यानी हमारे यहाँ पर नागरिकता, देखिए भारत में एकल नागरिकता है, चाहे हमारे यहाँ संघात्मक शासन है, लेकिन नागरिकता हमारे देश में एक ही रखी गई है, वो है भारतीय नागरिकता। तो नागरिकता संबंधी किनको नागरिकता मिलेगी, किनको नहीं मिलेगी, कब नागरिकता किसी की हट सकती है, ये सब बातें अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 में दी गई है। भाग 3 जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। मौलिक अधिकार यानी जो अधिकार हमारे संविधान ने प्रदत्त किए हैं और वो है संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। इसके स्टूडेंट मैंने 2 वीडियो मैं आपको अपलोड करूंगी और वहाँ आपको विस्तार से सारे अधिकार बताऊंगी। वर्तमान में 6 अधिकार हैं, पहले 7 थे अधिकार। संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं उनके बारे में दिया गया है। मूलभूत अधिकार जहां में सकारात्मक रूप में मिले हुए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमें एक न्याय योग्य रूप में नहीं मिले हुए, अपितु ये सरकारों के लिए एक प्रकार के निर्देश हैं, एक प्रकार के ये कहें कि आदेश आगामी सरकारों के लिए हैं कि यदि
जितना संभव हो सके वह इन सुविधाओं को लोगों को उपलब्ध करवाएं। और ये हमारे यहाँ अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक दिए गए हैं। संविधान के भाग 4A पहले 4 था, केवल 4A और जोड़ा गया और उसमें हमारे मूल कर्तव्य लिखे गए हैं। देखिए ये मूल संविधान में नहीं है, ये संशोधन के बाद में आया है और जो अनुच्छेद 51 है उसी में 51A जोड़ दिया गया और इस तरह हमारे यहाँ पर 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, बाद में 1 मूल कर्तव्य और बढ़ा दिया गया। इनकी भी विस्तार से मैं आपको बाद में परिचय दूंगी। भाग 5 जो है वो संघ के बारे में, यानी हमारी संघात्मक व्यवस्थाओं के बारे में, जो भी विशेषताएं हमारी संघात्मक शासन की उनके बारे में दिया गया है। और ये अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 यानी काफी लंबी अनुच्छेद हैं, बहुत सारे अनुच्छेद हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं इसमें बताई गई हैं। और फिर आता है भाग 6 जिसमें कि राज्यों के बारे में पूरी जानकारी है और यानी राज्यों की व्यवस्था किस किस प्रकार से रहेगी। भारत बहुत विशाल देश है तो उसके राज्यों की व्यवस्थाओं के बारे में भी बहुत विस्तार से दिया गया है, ठीक है। और ये अनुच्छेद 152 से 237। अगला आता है भाग 7 जिसमें संविधान संशोधन मतलब 7वां संविधान संशोधन जो है उसके द्वारा उसका मतलब बताया गया है और अनुच्छेद 238 के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। इसको मैं अलग से आपको बताऊंगी। इसके अलावा भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, इनके बारे में पूरी जानकारी है अनुच्छेद 239 से 242 में, यानी जो भी संघ और राज्य में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं संघ और राज्य क्षेत्र की, ये संघात्मक शासन में भी आपको विस्तार से मिलेगा अनुच्छेद 239 से 242 तक। इसके अलावा भाग 9 में पंचायतों के बारे में दिया गया है अनुच्छेद 243 से 243 ओ, एक अलग से उसमें एक भाग जोड़ा गया है क्योंकि हमारे यहाँ बाद में संशोधन हुए हैं पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के। भाग 9 में ही नगर पालिकाओं के बारे में भी दिया गया है और इसमें 243P से 243ZG तक दिया गया है। तो ये सब भाग क्या है, कुछ भाग इसमें बाद में भी जोड़े गए हैं, इसलिए इस प्रकार के इसमें बीच में लिखा हुआ है और ये अलग से मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं और उनके लिए हमारे यहाँ अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। तो संविधान के भाग 10 में ही ये अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। तो जो अनुच्छेद 244 है और 244A यानी दोनों अलग अलग हैं, दोनों में इनके बारे में ये देखिए ABCD ये कुछ बाद में जोड़े गए हैं क्योंकि इन क्षेत्रों के बारे में काफ़ी सारी व्यवस्थाएं बाद में की गई हैं। इसी प्रकार से हमारे संविधान के भाग बढ़े, संविधान के भाग तो 22 ही है। इसके अलावा भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच में जो संबंध हैं उनके बारे में कहा गया है, जो कि विस्तार से आपको संघीय व्यवस्था में पढ़ने को मिलेंगे अनुच्छेद 245 से 263 तक के बीच में। विभिन्न प्रकार के जो संबंध हैं जैसे विधायी संबंध है, प्रशासनिक संबंध है, वित्तीय संबंध है, इनके सबके बारे में अलग अलग जानकारी दी गई है। भाग 12 जो है वित्त के संबंध में, यानी वित्त की व्यवस्था किस प्रकार होगी, संपत्ति, संविदाएं और वाद, कौन कौन से वाद कैसे आएंगे, ये सब 264 से 300 और ए तक दिया गया है। इसके बाद में आती है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम, यानी भारत में व्यापार की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार से रहेगी, क्या क्या नियम उसके संदर्भ में बनेंगे, अनुच्छेद 301 से 307 तक में दिए गए हैं। इसके अलावा संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं, यानी जो सेवा क्षेत्र है, विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक सेवाओं के साथ अन्य सभी जो सेवाएं हैं उनके बारे में अनुच्छेद 308 से 323 तक दिया गया है। फिर आता है भाग 14A, तो इसमें अधिकरण है और ये भी देखिए बाद में जोड़ा गया है ए पार्ट, इसलिए एक भाग ये बढ़ गया है। जैसे मैंने बताया कि भाग तो उतने ही हैं, ये मिक्स हो गया है। अनुच्छेद 323 और अनुच्छेद जो है वो 323B यानी ए और बी,
ये मिक्स हो गया है। आप इससे कोई कंफ्यूज नहीं हो किसी भी तरह से, अभी ये सही नहीं हो पा रहा है। तो अनुच्छेद 323 और 323 ए बी दोनों अलग अलग हैं, तो इसमें ये जानकारी दी गई है। इसके अलावा निर्वाचन जो भाग 15 है उसमें निर्वाचन व्यवस्था किस प्रकार से रहेगी, उनके नियम कानून कैसे रहेंगे, उस सब के बारे में, निर्वाचन आयोग है वैसे हमारे यहाँ पर, तो वो सब किस प्रकार से नियम रहेंगे 324 से 329 ए तक दिया गया है। भाग 16 जो है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है हमारे यहाँ पर, उनके बारे में है। और ये आरक्षण वगैरह की जो व्यवस्था है केंद्र में, राज्यों में, उनकी जो भी व्यवस्थाएं हैं वो इन अनुच्छेदों के अंतर्गत 330 से लेकर 342 तक। यदि आपको इनके बारे में और विस्तार से जानकारी लेनी है स्टूडेंट, तो आप इन अनुच्छेदों का अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा भाग 17 जो है जिसमें राजभाषा के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 343 से 351 तक है। विभिन्न भाषा, राजभाषा सभी की जानकारी है। इसके अलावा भाग 18 जो है वो आपात उपबंध है, अनुच्छेद 352 से 360। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 3 प्रकार के आपात हमारे यहाँ लगाए जाते हैं। 352 है राष्ट्रीय आपात, फिर राष्ट्रीय आपात में भी 2-3 अनुच्छेद हैं, फिर 356 है उसी में। 356 में राज्यों के जो संवैधानिक तंत्र विफल होता है उसके आपात के संबंध में है, तो 2-3 अनुच्छेद उसके संदर्भ में कि किस किस प्रकार से व्यवस्था होगी। और अनुच्छेद 360 जो है वो वित्तीय आपात से संबंधित है, जो कि हमारे यहाँ लगाया नहीं गया है, तो उसके बारे में बहुत क्लियर हमारे यहाँ नहीं है अभी, लेकिन उस की व्यवस्था हमारे यहाँ ऑलरेडी की गई है। इसके बाद आता है संविधान के संशोधन। ये इस एक और रह गया स्टूडेंट्स, प्रकीर्ण। तो प्रकीर्ण ये 361 से 367 के बारे में है। 367 मतलब अनुच्छेद है इसके बारे में। इसके अलावा संविधान के संशोधन, देखिए यहाँ अनुच्छेद लिखना शायद रह गया है, और ये अनुच्छेद है 368, ठीक है। जो संविधान में संशोधन का अनुच्छेद है, एक ही अनुच्छेद है 368, और 368 में संविधान के संशोधन के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। 3 प्रकार के हमारे यहाँ पर संविधान में संशोधन के प्रकार बताए गए हैं। सामान्य तरीके से संसद के दोनों सदनों का बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वालों का, और तीसरी जो व्यवस्था है वो है दोनों सदनों का उपस्थित और मतदान करने का बहुमत, प्लस हमारे राज्यों के जो विधानमंडल हैं उनकी भी स्वीकृति। तो इस प्रकार से हमारे संविधान की संशोधन पद्धति है जो कि अनुच्छेद 368 में दी गई है, जो कि स्टूडेंट इसमें मेरे से रह गया है अभी, शायद कहीं मिसप्लेस हो रहा है वो इसके साथ ही। और भाग जो 21 है वो अस्थायी संक्रमणकालीन और के लिए विशेष अनुबंध, मतलब क्या क्या उपबंध हैं वो हमारे यहाँ दिए गए हैं। यानी किन्हीं राज्यों में संक्रमणकालीन स्थिति आती है या कहीं कोई स्थिति ऐसी बनती है तो उसके बारे में दिया गया अनुच्छेद 369 से 392। और अंतिम जो भाग है भाग 22, उसमें कुछ संक्षिप्त नाम या मतलब इसका हिंदी में पार्ट, ये सब बातें, छोटी छोटी बातें जो बची हुई जो कुछ रह गया है वो इसमें दिया गया है 393 से 395। तो आप कहीं कंफ्यूज नहीं होइएगा कि संविधान में भाग कितने हैं। कहीं कोई 25 भाग यदि बता रहा है, आप 22 भाग ही पढ़िएगा। ये जो इसमें बाकी के भाग हैं वो ए बी कर करके जोड़े गए हैं। तो कुछ विद्वान इनको 25 भी मान देते हैं, लेकिन भाग इसमें 22 ही हैं वास्तव में। अब अगली चीज आती है अनुसूचियां, कि क्या क्या कौन कौन सी अनुसूची हमारे यहाँ है। मैंने स्टूडेंट आपको बताया है कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और बाद में 4 अनुसूची और जोड़ी गई हैं, और अब वर्तमान में जो अनुसूची है वो है 12, ठीक है। तो इनमें तो निश्चित रूप से परिवर्तन हुआ है, और प्रत्येक अनुसूची का मैं आपको एक एक का ब्यौरा बता रही हूँ। और पहली अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के बारे में बताया है, और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमा। देखिए हमारे यहाँ पर केंद्र है, राज्य हैं और संघ शासित प्रदेश भी है, यानी 3 प्रकार के क्षेत्र हैं हमारे यहाँ पर। दूसरी अनुसूची जो है वह जो व्यक्ति इसमें दिए गए हैं 9 व्यक्ति, उनके जो भी उन्हें लाभ मिल रहे हैं, भत्ते मिल रहे हैं, उनके जो विशेषाधिकार हैं उनके बारे में प्रावधान है उसमें। भारत के राष्ट्रपति, भारत का जो राष्ट्र है, इसके अलावा राज्यपाल, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, राज्यसभा के उपसभापति, राज्यों में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष,
विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। स्टूडेंट, मैं आपको एक एक का विस्तार से नहीं बता सकती, क्योंकि यदि विस्तार से बताऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा जो आपको बोर करेगा। तीसरी जो अनुसूची है उसमें जो व्यक्ति हैं, निम्न व्यक्ति, इनकी शपथ या जो भी इनको प्रतिज्ञा दिलाया जाता है उसके बारे में कौन कौन से हैं वो केंद्रीय मंत्री जो भी आते हैं, संसद के निर्वाचन के लिए उम्मीदवार, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए उम्मीदवार, राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। तो ये सभी जो है वो तीसरी अनुसूची में, इनके बारे में पूरी शपथ कैसे कैसे इनको दिलवाई जाएगी उसकी जानकारी है। चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्थानों का आवंटन, यानी राज्यसभा में किस राज्य के लिए और किस केंद्र प्रशासित प्रदेश के लिए कितने स्थानों का आवंटन है ये इसमें दर्शाया गया है। स्टूडेंट, मैं किसी एक वीडियो में आपको राज्यसभा और लोकसभा, चूंकि मैं अलग अलग दोनों को जब लूंगी तो आपको ये भी बताऊंगी कि किस राज्य से कितने व्यक्ति लोकसभा में जा रहे हैं और कितने व्यक्ति राज्यसभा में जाते हैं। जैसे कि मैं राजस्थान की रहने वाली हूँ, तो हमारे यहाँ तो लोकसभा में 25 और राज्यसभा में 10 व्यक्ति जाते हैं। पांचवी जो अनुसूची है वो अधिसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उसमें प्रावधान दिए गए हैं। इसके अलावा जो छठी अनुसूची है उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जनजातीय क्षेत्र है यहाँ पर, और इनकी संस्कृति भी थोड़ी भिन्न है, बहुत सारा कुछ हमारे जो मुख्य भारत है उससे थोड़ा भिन्न है, इसलिए इनके लिए कुछ अलग से प्रावधान रखे गए हैं। स्टूडेंट, इनकी जो व्यवस्था है वो स्वतंत्र भारत से पहले भी थोड़ी सी अलग थी। सातवीं अनुसूची जो है इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जो है इसमें शक्तियों के विभाजन के बारे में बताया गया है। वर्तमान में संघ सूची में 98 विषय है, मूल जो थे उसमें 97 थे, राज्य सूची में 59 विषय हैं, मूल जो थे उसमें 66 थे, यानी कम कर दिए हैं, और समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं, मूल रूप में 47 थे, यानी विषय राज्य सूची में कम किए गए, समवर्ती सूची में बढ़ा दिए गए, और इसमें एक विषय केवल जोड़ा गया है संघ सूची में। तो फिर आती है 8वीं अनुसूची, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं इसमें ली गई है। देखिए, मूल रूप में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं है ना, यानी भाषाएं बढ़ गई हैं हमारे यहाँ, काफ़ी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। और ये जो भाषाएं हैं असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी भी बोलते हैं, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ये भाषाएं हमारी हैं वर्तमान में। और कुछ भाषाओं के लिए अभी भी आंदोलन चल रहा है कि इन भाषाओं को इसमें शामिल किया जाए। तो ये 8वीं अनुसूची हमारे यहाँ पर यहाँ तक पहले जो मूल संविधान था वो इसमें इतना ही दिया गया था। अब जो इसके अलावा देखिए 1967 के 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है बाद में 1992 में, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 2003 में जोड़ा गया है, और 2011 में जो उड़िया है उसका नाम ओडिया कर दिया। आपको पता है कि उसी समय उड़ीसा बोलते थे और उसको ओडिशा कर दिया, ऐसे ही भाषा को भी ओडिया कर दिया, तो उड़िया ही है नाम, तो मतलब तो इस तरह से कुछ परिवर्तन, भाषा उतनी ही है 22, ये परिवर्तन कुछ बाद में किए गए जो मैंने अलग से आपको इंगित कर दिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ये बहुत काम के होने वाले हैं, कब किस भाषा को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। इसके अलावा 9वीं अनुसूची, अब ये देखिए स्टूडेंट सब बाद में जोड़ी है, भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है, क्योंकि हमारे यहाँ पर चूंकि आर्थिक क्षेत्र में भी समानता लाने की बात कही गई, इसलिए हमारे यहाँ पर 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं, 12वीं, हालांकि सबके अलग अलग पार्ट हैं। जैसे इसमें जो है वो इसी संबंधित है कि भारत में आर्थिक आधार पर प्रजातंत्र लाया जाए। तो भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित इसमें नियम दिए गए हैं, और प्रथम संशोधन द्वारा
जो संपत्ति का अधिकार था, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक जांच से सुरक्षित हेतु जोड़ा गया था। प्रथम संशोधन से ही संपत्ति के अधिकार को समाप्त करने का प्रयास किया गया, जो बाद में पूरी तरह समाप्त कर दिया था, जो कि इस अनुसूची में भी इंगित है। इसके अलावा 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973 के पश्चात इस अनुसूची में सम्मिलित कानून अब न्यायिक समीक्षा के लिए खुले हैं। यानी 73 के बाद में जो भी कोई परिवर्तन हुए हैं उनकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, संभवतः पहले नहीं होती होगी। 10वीं अनुसूची जो है ये दल बदल से संबंधित है पूरी तरह, क्योंकि हमारे यहाँ स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि लोग सामान्य जनता को एक तरह से धोखा देते थे। लोगों ने जिसको वोट दिया, जिस दल का मान करके वोट दिया, वो अपनी सत्ता के लिए, अपनी अवसरवादिता के लिए दल परिवर्तन कर देता था, किसी भी दूसरे दल में शामिल हो जाता। तो ऐसी स्थिति को बदलने के लिए 1985 में 85 में 52वां संविधान संशोधन हुआ और उसके बाद में इस अनुसूची को जोड़ा गया, जो कि दंडनीय अपराध माना गया दल बदल कानून के अंतर्गत, कि कोई भी व्यक्ति बिना नियमों नियमों को उल्लंघन करके दल बदल नहीं कर सकता। स्टूडेंट, अब आती है 11वीं अनुसूची, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये पंचायतों से संबंधित है। पंचायतों की शक्ति, अधिकार और उत्तरदायित्वों को निर्दिष्ट करती है और इसमें 29 विषय हैं और यह अनुसूची 1992 के 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। स्टूडेंट्स, ये जो संविधान संशोधन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको पंचायती राज व्यवस्था के बारे में विस्तार से कभी वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बहुत सारे वीडियो चल रहे हैं अभी मेरे। तो जो संशोधन 73वां है ये पंचायतों के बारे में बात करता है और ये अनुसूची तब जोड़ी गई है 1992 में। और इसी प्रकार से जो 12वीं अनुसूची है वो नगरपालिका यानी शहरी निकायों के बारे में बात करती है और इसमें भी जो शहरी निकायों की नगरपालिका, नगर निगम वगैरह शक्ति, अधिकार, उत्तरदायित्व निर्दिष्ट होते हैं और इसमें 18 विषय हैं और ये इसके जस्ट बाद 74वां संविधान संशोधन द्वारा ही जोड़ी गई है और इसमें 1992 में ही ये अनुसूची जोड़ी गई है। तो इस तरह से 12 अनुसूचियां हैं स्टूडेंट। और जो 4 अनुसूची हैं, तो पहली अनुसूची यानी 9वीं अनुसूची, ये तो संपत्ति के अधिकार की एक तरह से ये कहें कि एक शुरुआत करी गई कि समाज में संपत्ति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, यानी समाज में सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र भी लागू हो सके। जो 9वीं अनुसूची है वो दल बदल को रोकने के लिए करी गई। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची पंचायत स्तर पर यानी ग्रामीण स्तर पर और शहरी स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण को लेकर के और प्रत्येक निम्न व्यक्ति तक भी, प्रत्येक ये कहीं ग्रामीण क्षेत्र तक सत्ता को पहुंचाने का प्रयास था और भारत में पंचायती राज व्यवस्था के आगाज के लिए ये व्यवस्था की गई थी। तो स्टूडेंट, आशा है आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और जो भी आपकी क्वेरीज हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जिस विषय पर आप वीडियो चाहते हैं या अन्य कोई भी आप जानकारी चाहते हैं, आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन है, आपको कुछ गलत भी लग रहा है, तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।